वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 9 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और डीएजी आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे। एज आई टोल्ड यू कि ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हुआ करते थे और पहले मेजर सपोर्टर माने जाते हैं इंडियन आर्ट में स्वदेशी वैल्यूज को इनकलकेट करने को लेकर। मतलब जो भी हमारी आर्ट फॉर्म हो उसका इंडियनाइजेशन किया जाए, इस बात को सपोर्ट किया जाता था अवनींद्रनाथ जी के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को क्रिएट किया। बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को भी इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, जिसका आधार यही बना इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट। उनका यह मानना था कि हमें इंडियन आर्ट में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपोज टू वेस्ट। वेस्टर्न कल्चर में क्या था कि जो मटीरियलिज्म है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जिस बात का समर्थन अवनींद्रनाथ टैगोर जी नहीं किया करते थे। वो मुगल और राजपूत पेंटिंग को मॉडर्नाइज करते हैं और मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके साथ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी स्टार्ट होता है। जो इनके वर्क हैं वो आपको मेजरली हिंदू फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स की बात करें तो भारत माता इनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। यहाँ पर देखिए, ये भारत माता की पेंटिंग है जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। इसके अलावा पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर, फेरीलैंड इलस्ट्रेशन और जर्नीज इंड इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। लिटरेचर को लेकर भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा याद करने योग्य है। काफ़ी प्रोफिशिएंट और एकम्प्लिस्ड राइटर रहे हैं ये। इनकी ज़्यादातर रचनाएं बच्चों के लिए हुआ करती थी। बूधो आंगला, खीरेर पुतुल और राज कहानी ये बंगाली चिल्ड्रंस लिटरेचर हैं जिन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अरेबियन नाइट्स सीरीज इनका एक बहुत ही नोटेबल वर्क है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। एक झलक ले लेते हैं, बिकॉज जब ये एक्ट बनेगा तो फिर से हमारे सामने आएगा। अभी इसे राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें देखिए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर, जैसे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है अरुणाचल प्रदेश से, उसमें से अबोर ट्राइब को रिमूव कर दिया गया। इस बिल में ऐसा है। फर्दर कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें ताई, खामती, मिश्मी कमान, ईडू और तारौन, जिन्हें डिगारू मिश्मी भी कहा जाता है, ये सभी नाम शामिल हैं। खैर, ये हमारे सामने फिर से आएगा। अभी आप ये समझिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब ये नोटिफाई कौन करता है। देखिए, इसे मॉडिफाई करने का या नोटिफाई करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी किसी स्टेट या यूटी में शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। पार्लियामेंट इस प्रकार के परिवर्तन का अधिकार देता है। शेड्यूल्ड ट्राइब होते कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होते हैं। इस संबंध में आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 25 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 342 में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज नोटिफाइड हैं या जो वहां पर हिस्सा हैं उसका, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। अब आर्टिकल 342 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी स्टेट या यूटी में वहां के गवर्नर से कंसल्ट करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को या उसके एक हिस्से या ग्रुप को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अधिकार अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसे एक्सरसाइज करते वक्त वो उस स्टेट या यूटी के जो गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे कंसल्ट जरूर से कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के बारे में है। उम्मीदतन आप सभी ने इसके बारे में अभी तक सुना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब बदलकर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी पुकारा जाता है। हॉकी का जादूगर इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनकी हॉकी और इनका गेंद पर बहुत ही अच्छा और तगड़ा कमांड हुआ करता था। जब गेंद ध्यानचंद्र जी के पास होती थी तो जैसे वो उनके शरीर का हिस्सा हो, उससे उनसे अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता था। ये काफी ज्यादा फेमस थे हॉकी में अपनी कारीगरी के लिए। कई बार ये गेंद को अपनी हॉकी स्टिक पर ले लेते थे और काफी दूर तक तो बिना स्टिक से अलग किए लेकर जाते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। इसे एनुअली अवार्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। यह अवार्ड 1991-92 से ही दिया जा रहा है। इसके पहले ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उनके नाम पर था, और अभी ये ध्यानचंद्र जी के नाम पर रख दिया गया है। देखिए कौन होगा इसका रेसिपिएंट, ये डिसाइड करने का काम एक कमेटी करती है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा ही गठित किया जाता है। वो ये देखते हैं कि पिछले 4 सालों में किस गेम में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसे अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है और 25 लाख का कैश प्राइज होता है। ध्यानचंद्र जी 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, मतलब इन्होंने अपनी लीडरशिप में जो हॉकी टीम है उसे गोल्ड मेडल दिलाया है। वर्तमान में इंडिया के पास ओलंपिक्स में टोटल 10 गोल्ड मेडल्स हैं। इनमें से 8 तो अकेले हॉकी में हैं। इसके अलावा इनमें से 3 अकेले मेजर ध्यानचंद्र जी की लीडरशिप में हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। ये हॉकी के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है और इसे ही हम नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पानी माह के बारे में है। लद्दाख में पानी माह को लॉन्च किया गया है ताकि वहां के लोगों को अवेयर किया जा सके क्लीन वाटर के बारे में। पानी माह उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि क्लीन वाटर बहुत जरूरी है, हमें उसे प्रिजर्व करना है। देखिए सरकार का एक इनिशिएटिव है हर घर जल। टैप्ड वाटर देने की बात कही गई है, टोटी का पानी देने की बात कही गई है। तो एक टाइप का कंपटीशन लद्दाख की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो पहला ब्लॉक जो हर घर जल का स्टेटस अचीव कर लेगा उसे 2.5 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा, ताकि सभी जो ब्लॉक्स हैं वो कंपीट करें इस अवार्ड के लिए। जो कैंपेन है ये ब्लॉक और पंचायत लेवल पर 2 फेजेस में चलाया जाएगा। जो कैंपेन है इसमें 3 प्रोन्ड अप्रोच की बात की गई है। लाइक पानी की टेस्टिंग को, पानी की जो क्वालिटी है उसे टेस्ट किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी वाटर सप्लाई को बेहतर करने के लिए, और पानी सभा जो गांवों में होती है उसकी फंक्शनिंग को बेहतर किया जाएगा। पानी माह कैंपेन एक्सपेक्ट करता है कि जो जल जीवन मिशन है यूनियन टेरिटरीज में उसमें थोड़ी तेजी आएगी। ये सारी बातें पानी माह के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बिडेन की लीडरशिप में एक बार फिर से ये क्लियर कर चुका है कि वो चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है या फिर जो नंबर्स हैं उनको एक्सपेंड करने का फेवर करते हों, लेकिन किसी देश को वीटो पावर दिया जाए इस चीज का समर्थन वो नहीं करते। इस चीज को अभी उनके द्वारा क्लियर किया गया। देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स बताए गए हैं। उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 23 जो यूएन चार्टर का है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है। ये 6 के 6 ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस और सिक्योरिटी को पूरी दुनिया में मेंटेन किया जाए। मतलब अगर कहीं भी पीस खतरे में है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल आ जाता है। देखिए जो बाकी के ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो मेंबर स्टेट्स के लिए रिकमेंडेशंस बनाते हैं। एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके पास उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाने का अधिकार है। वो सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, कोई भी जो मेंबर स्टेट है वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करे। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। जो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो होते हैं टोटल 15। इनमें से 5 होते हैं परमानेंट जिनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्रस्ताव पर उनमें से किसी ने भी बोल दिया नहीं तो फिर वो प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा, वहीं लैप्स कर जाएगा। 5 के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर भी है, 2 चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी के जो 10
नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें सभी 193 देश अपना रिप्रेजेंटेशन अवेल करते हैं। हर मेंबर 2 साल के लिए चुना जाता है, मतलब हर साल 5 मेंबर्स का चुनाव होता है। ये जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर साल चुने जाते हैं, टोटल 10 बने रहते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं ये रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ताकि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए ठीक ठाक। जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो 15 के 15 मेंबर्स में हर महीने रोटेट करती है। राइट नाउ ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। वोटिंग और डिस्कशन की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में हर कंट्री के पास एक वोट होता है और अगर किसी भी रेजोल्यूशन को पास होना है तो 15 में से 9 वोट्स का मिलना जरूरी है। इन 9 वोट्स में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से किसी का वीटो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर किसी ने नहीं बोल दिया है तो रेजोल्यूशन लैप्स कर जाएगा, मतलब वीटो नहीं लगना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की कोई ऐसी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा ले सकता है, ऑल्दो उन्हें वोट करने का राइट नहीं होगा। अगर किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत हो रही है जिसमें उस देश के इंटरेस्ट मिले हुए हैं तो उन्हें इनवाइट किया जाता है। G4 नेशंस, ये 4 दुनिया के ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार की बात करते हैं। ये 4 लोगों का ग्रुप है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है इनफैक्ट। 2000 ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये चारों एक दूसरे के कैंडिडेचर को बिड करते हैं। इनका मानना यह है कि जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट बनाई गई उस समय दुनिया में पावर इक्वेशंस कुछ और थे, आज कुछ और हैं। आज कई और देश हैं जो काफी ताकतवर हैं और उन्हें भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वीओसी पोर्ट, वीओसी पोर्ट इंडिया का पहला ऐसा मेजर पोर्ट बन गया है जहां पर ई कार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पोर्ट की अथॉरिटीज हैं वो अपने ऑफिसर्स को इलेक्ट्रॉनिक कार्स देंगे। 3 ई कार्स अभी वहां पे लॉन्च की गई हैं। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो इसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट कहा जाता था, अभी इसका नाम वीओ चिदंबरनार पोर्ट है, जिसे 1974 में एज अ मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जहां से यूएसए, चाइना, यूरोप और श्रीलंका के लिए शिप्स जाती हैं, इंक्लूडिंग यहां पर जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं उनके आसपास भी। स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को क्रिएट किया जो बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में स्टैब्लिश हो गया। अबोर ट्राइब मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। वीओसी पोर्ट सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आंध्र प्रदेश का। यूएनएससी 20 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 15 नॉन परमानेंट। G4 नेशंस में ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान आते हैं। अब सही जवाब देख लीजिए, पहला सही है, दूसरा गलत है बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश से है ना कि मध्य प्रदेश से। तीसरा भी गलत है बिकॉज ये आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। यहां पर ये भी गलत है बिकॉज यहां पे 15 मेंबर्स होते हैं। ये तो सही है। आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।